पिछले दो सेशन हो गया जब से बीजेपी सरकार में मोदी खास करके जो आए हैं, नरेंद्र मोदी 10 साल और ये 11वां साल हो रहा है, तो उस समय से लग नहीं रहा कि आपको ज़्यादातर व्यक्ति पूजा के माने व्यक्ति केंद्रित राजनीति चल रही है, और ये कितना खतरनाक संकेत है आने वाले समय के लिए कि एक व्यक्ति पर आश्रय, एक ही व्यक्ति सब पर, मतलब सारा पूरे देश में जो लड़ाई होती। अब देखिए भाजपा के लोगों ने यहाँ पे मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं दिया, सिर्फ मोदी के नाम से चल रहा। तो ये क्या देश भर में यही चलेगा? और ये चलेगा तो कितना मतलब खराब है आने वाले समय के लोकतंत्र के लिए। देखिए ऐसा है कि इंसानों में एक प्रवृत्ति, व्यक्ति पूजा की प्रवृत्ति तो है, पूरी दुनिया में पूजा की प्रवृत्ति है। और ऐसे तो देवताओं की पूजा लोग करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उनके बारे में ये धारणा है कि वो अलौकिक हैं, उनके सर्वशक्तिमान हैं। लेकिन ऐसे कुछ व्यक्ति भी हैं जिनकी पूजा होती है। जैसे बुद्ध एक व्यक्ति ही थे, तो उनकी पूजा होती है, लोग उनका वंदन करते हैं। तो कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको लोग याद करेंगे, पूजा करें या ना करें याद करेंगे, और उनसे प्रेरित भी होंगे। चाहे नानक हो, कबीर हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो, रैदास हो, सबको याद करते हैं, बिरसा मुंडा हो, तो ये सबको लोग याद करते हैं, उससे प्रेरित होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति की पूजा करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, उस व्यक्ति का कुछ योगदान भी तो होना चाहिए। अभी जिसको रोल मॉडल के रूप में आरएसएस, जो हिंदू धर्म की हिमायती के रूप में अपना दावा करती है, वो झूठ, फरेब, छल, प्रपंच, हिंसा और तोड़फोड़, अत्याचार, ये इसके मूल्य हैं। और इन मूल्यों से जो गुण, जिस व्यक्ति में ये सारे गुण होते हैं, उसी को आरएसएस राजनीति में भी प्रमोट कर रही है। अमित शाह, योगी, नरेंद्र मोदी, ये सब इन गुणों से संपन्न है, मैंने गुणों मतलब अवगुणों से संपन्न है। तो इनकी पूजा करवाने की जो कोशिश हो रही है उन्माद पैदा करके, ये बहुत कम समय तक टिकाऊ होगा, ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, क्योंकि अंदर कोई गुण ही नहीं है जिसके चलते लोग उसकी पूजा करें, उसका वंदन करें, उसे प्रेरित हों। ऐसा कोई गुण नहीं है। हिटलर की पूजा दुनिया नहीं कर सकती है, या मुसोलिनी की पूजा नहीं कर सकती है, ये पुतिन की पूजा नहीं, जिनपिंग की पूजा नहीं हो सकती है। मतलब पूजा का मतलब उसका अनुकरण या उनके प्रति रिस्पेक्ट, ये नहीं हो सकता है। ये फर्जी जो किरदार खड़े किए गए हैं, रोल मॉडल बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इनके पास ये चिंतन ही नहीं है। ये चिंतन आरएसएस के पास, चूंकि वो चिंतन नहीं है, इसलिए आरएसएस खुद भी वैसे लोगों को अपने अंदर से पैदा नहीं कर पाती है। तो मतलब ये जब तक ये है, जब तक सत्ता में है, पावर में है, तब तक आभा मंडल है, और आभा मंडल के मतलब खत्म होते ही सारी जो वो तिलिस्म वो खत्म हो जाएगा। नहीं, सत्ता में हैं तब तक नहीं, सत्ता में रहते भी इनका तिलिस्म खत्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हकीकत आप कितना दिन छुपा के रखेंगे। हाँ, सही में। नरेंद्र मोदी का जो प्रभाव मंडल था 2012 में, 2013 में, 2014 में, वो अभी है नहीं है जी। इसलिए नहीं है कि उनका झूठ, फरेब, छल, प्रपंच, ये सब उजागर हो रहा है। अमित शाह को लोग चाणक्य कहते हैं, तो चाणक्य क्या इतना घटिया था क्या? ये सवाल तो चाणक्य, ये तो अगर हम अमित शाह को चाणक्य कहते हैं, तो चाणक्य के बारे में डाउट होने लगता है कि वो कितना घटिया होंगे भाई। अगर यही अगर रोल मॉडल है और चाणक्य का अंश लेके ही है, तो चाणक्य के बारे में हमारे मन में सवाल हो जाएगा। जी, सवाल तो पैदा जरूर होगा, क्योंकि लोग जो युवा पीढ़ी है, खास करके चाणक्य को जिन्होंने नहीं पढ़ा है, सिर्फ सुना है कि चाणक्य कौन थे, उनकी एक नीति चलती थी, और वो जब नाम किसी पर लादा जाता है, मतलब
एक बनाया जाता है, तो वाकई इसमें लगता है कि लोग इसी तरह से सोचने लगेंगे कि क्या, जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा ही हमको लगता है कि लोग उनके बारे में भी सोचेंगे। अब ये लोकतांत्रिक देश है हमारा ये भारत, यहाँ लग रहा है कि जो वर्तमान अभी दौर चल रहा है इसमें जो दलीय राजनीति है वो उसका स्तर गिरा है, मतलब उसका जो एक लेवल होता है ना वो गिरा है, ऐसा लग रहा है। हाँ, दलीय राजनीति का भी स्तर गिरा है और दुनिया का जो विकास होता है, दुनिया जब आगे बढ़ती है, उसका कार्यकाल जब दुनिया का बढ़ता है, तो ऐसे दौर भी आते हैं जब लोगों के अंदर बुरे बनने की चाहत पैदा हो जाती है। मतलब बुरा होना, हर कोई बुरा होना चाहता है जी। बुरा होना चाहता है, मतलब कि अवगुणों से संपन्न होना चाहता है, बदला लेना चाहता है, दबाना चाहता है, वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, पर मैंने कई प्रकार से जो है खुद को श्रेष्ठ स्थापित करने के लिए वो हर हथकंडे अपनाता है, अनैतिक हथकंडों को अपनाता है। तो अभी जो दौर है वो कुछ वैसा ही दौर है। हालांकि इसमें जैसे जो नैरेटिव आप चलाते हैं, जो कथानक चलाते हैं, जो मुहावरे चलाते हैं, उसके काउंटर में भी नारे पैदा हो जाते हैं, मुहावरे पैदा हो जाते हैं, सूत्र पैदा हो जाते हैं। वो एकदम एक तरफा नहीं होता है, वो एक संघर्ष जो है दो विचारधाराओं के बीच में, दो मूल्यों के बीच में चलते रहता है। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि ये माना जाता है, रामचरितमानस में भी तुलसीदास ने इसका वर्णन किया है कि राजा के 4 गुण होते हैं, साम दाम दंड भेद। हम तो इसको गुण नहीं अवगुण ही कहेंगे, हाँ, क्योंकि ये इसमें कोई भी नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी ने राजनीति को नैतिक मूल्यों के आधार पर उसकी पुनर्रचना करने का प्रयास किया। उसका प्रभाव है भारतीय जनमानस पर। और तुलसीदास के या और भी शास्त्रों में जो कहा गया है कि राजा के 4 गुण होने चाहिए, तो ये इसका उसका भी प्रभाव है। तो दोनों का के बीच एक अंतर संघर्ष चलता रहता है। कभी एक पक्ष ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, कभी दूसरा पक्ष ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। अभी जो है उसको ये मानिए कि अच्छे लोगों का भी बुरे बनने का दौर है, तो ये दौर चल रहा है, ये दौर बदल जाएगा जी। जब बदलाव तो संसार का नियम है, वो कहते हैं हम लोग। आज ये स्थिति चल रही है, इसमें बदलाव आएगा, अच्छे दौर भी से का भी हम सामना करेंगे, उसे भी देखेंगे। अब हम लौट के फिर आते हैं चुनाव पर ही। चुनाव को लेकर, मतलब मतदान को लेकर जिस तरह से मतलब चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया और कहा गया एक वोट से, आपके एक वोट से फर्क पड़ता है, वाकई आपको लग रहा है कि देश में, आज हम झारखंड की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्या निष्पक्ष वाकई में चुनाव हो रहा है? नहीं, निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। ये भारत के संविधान के द्वारा चुनाव आयोग को यह जवाबदेही दी गई है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से चुनाव आयोग ने खुद को अपनी ही भूमिका से संदिग्ध बना लिया है। तरह तरह के संदेह उसके प्रति लोगों के मन में पैदा हो रहे हैं। कभी ईवीएम को लेकर, कभी वोट ऑफ परसेंटेज के अचानक वृद्धि होने को लेकर, कभी ईवीएम के चार्ज को लेकर, तो परसेंटेज ऑफ चार्ज को लेकर, तो कई तरह के सवाल उसके बारे में संदेह हो रहे हैं। और संदेह होना एक बात है, किसी को भी किसी चीज के बारे में संदेह हो सकता है। लेकिन चुनाव आयोग का दायित्व है कि उन संदेहों को ठोस आधार पर उसको निर्मूल करे, उस संदेह को दूर करना उसका जवाबदेही है। लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य और दुख की बात है कि चुनाव आयोग
ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी के रूप में कार्यरत है। ये बहुत ही अजीब बात है। आप कोई भी पार्टी या कैंडिडेट कुछ सवाल उठाते हैं तो उसको शेरो शायरी से उसका जवाब दिया जाता है ना, उसको भाषणों के साथ और प्रवचन के साथ उसका जवाब दिया जाता है। तो ये कोई तरीका नहीं है। निष्पक्ष चुनाव जो है लोकतंत्र की शर्त है और यह दायित्व को निर्वाह करना चुनाव आयोग का फर्ज है। वो अगर नहीं करती है तो भारतीय लोकतंत्र और भारत के संविधान के लिए ये एक बहुत ही चैलेंजेबल इशू हो जाता है, क्योंकि अगर चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होगा तो उसके बाकी जो परिणाम होने वाले हैं, केवल नतीजे के रूप में नहीं, बाकी जो परिणाम होने वाले हैं, लोगों के अंदर अनरेस्ट पैदा होगा, असंतोष पैदा होगा। हम चुनाव में क्या करते हैं, चुनाव केवल किसी एक प्रतिनिधि को चुनने की बात नहीं होती है, उसमें लोग अपने असंतोष को भी व्यक्त करते हैं। तो अगर असंतोष को लोकतांत्रिक तरीके से एक्सप्रेस करने का और उपयुक्त तरीके से उसके असंतोष को ऑडिट करने का अगर पद्धति को आप क्षति पहुंचाएंगे तो लोग दूसरे तरीके ढूंढ लेंगे और वो तरीका जो है लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। अब अंत में चलते चलते हम इस पर आते हैं कि जो भी अभी चल रहा है परिदृश्य पूरे देश के अंदर में, हम झारखंड की बात इसलिए कर रहे हैं कि झारखंड में चुनाव है, तो आगे आने वाले समय के लिए, निकट भविष्य के लिए, इवन हम दूरगामी भी हम बात करते हैं कि 24 साल का झारखंड हो गया, युवा है झारखंड, बहुत बातें हो रही है, युवा जहाँ से चला था कहाँ तक पहुँचा, और आने वाले समय में क्या देखते हैं आप? मतलब सूरत बदलेगी, माहौल बदलेगा, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, आशान्वित हैं आप? नहीं, आशा तो कभी नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि आशा की बुनियाद पर ही उद्यम होते हैं जी। हाँ, तो और हमने कहा कि दौर बुरे हो सकते हैं लेकिन बुरे दौर भी बदलते हैं, तो ये जो दौर है वो बदलेगा और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जनता की होगी। जनता को सचेत करने में सामाजिक संगठनों का, कार्यकर्ताओं का, बौद्धिक वर्ग का, पत्रकारों का योगदान होगा, लेकिन अंततः जो है लोकतंत्र के चरित्र को बदलने का जो दायित्व है वो जनता के ऊपर है। जनता अगर कहे कि अभी जैसे 1,36,000 करोड़ रुपया झारखंड का बकाया केंद्र सरकार के पास में है, ऐसा भी हो सकता है कि वो कल वो पूरा का पूरा पैसा जो है राज्य सरकार को दे दिया जाए। लेकिन अगर हम लोग कहें झारखंड में 39,000 गांव हैं, मौजा, रेवेन्यू विलेज, तो अगर हम लोग कहें कि ये पैसा जो है ग्राम सभा को दिया जाए तो हर ग्राम सभा को 3 करोड़ रुपया मिलेगा और उसको प्लानिंग की भी छूट दी जाए कि आप अपने डेवलपमेंट की योजनाएं इससे बना लें, जो भी आपको सिंचाई के लिए या सड़क के लिए या स्कूल के लिए या लाइब्रेरी के लिए या अखड़ा के लिए जो भी आपको लगे उचित उसको आप बनाएं। तो हम लोकतंत्र में जो सामूहिक प्रयास हैं, जो सामूहिक इकाई है, उसके ऊपर भरोसा करना सीखना होगा। ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये सोचती है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं परीक्षा दे के पास करके उसमें आते हैं नौकरी में, तो उनके अंदर एक अहंकार है कि जनता अपना भला नहीं सोच सकती है, हम ही उसका भला सोच सकते हैं। ये एक गलत धारणा है। हर इंसान अपना भला सोचने के लिए सक्षम है, उस पर भरोसा करना सीखना होगा। ये अगर हम लोग कर पाते हैं और जनता अगर इस बात के लिए आगे बढ़ती है तो ज़रूर झारखंड भी एक मॉडल स्टेट हो सकता है। मॉडल स्टेट का मतलब
ये जो कहीं पर आके कोई कुछ बिल्डिंग बना के हम मॉडल जो बनाने की बात करते हैं उसका नहीं, एक सामंजस्य के साथ, वो सामंजस्य इंसानों के साथ, सभी इंसानों के बीच, सभी लोगों के बीच और प्रकृति के साथ भी सामंजस्य करके हम एक ऐसा कृषि और वन केंद्रित समाज का निर्माण कर सकते हैं जिसमें कुछ उद्योग भी, जरूरी उद्योग भी रहेंगे, लेकिन वो पर्यावरण को क्षति करने वाले, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग नहीं रहेंगे। तो कृषि, वन उत्पाद, वन क्षेत्र, उद्योग, पशुपालन, मत्स्य पालन या पानी से और भी कई तरह के उत्पादन हो सकते हैं। ये सबके सामंजस्य से एक ऐसी अर्थव्यवस्था और समाज रचना हम कर सकते हैं जो पूरे देश और दुनिया के लिए एक मॉडल हो सकता है। लेकिन ये आकांक्षा यहाँ के नौजवानों के अंदर पैदा होना चाहिए कि हम एक नए समाज, एक नई दुनिया बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। एक मॉडल आपने प्रस्तुत किया और मेरे ख्याल से जो युवा पीढ़ी है उनके कंधों पर जिम्मेदारी है, ये समाज की जिम्मेदारी है और झारखंड को आगे ले जाने के लिए, एक बेहतर झारखंड बनाने के लिए उनका योगदान हो सकता है और किस तरीके से काम कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने इसे डिफ़ाइन किया, विश्लेषण आपने किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल वैसा ही हो जैसा हम लोग सोचते हैं। और आंदोलन के दौरान जब जो आंदोलनकारी रहे थे उन्होंने जो सपना देखा था झारखंड का, नए झारखंड का, वो सपना भी पूरा हो। और चुनाव है, चुनाव में ही यही एक मौका है, मतदान आप ज़रूर करें और स्वविवेक से मतदान करें और बेहतर झारखंड बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।